हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे लाइट यानी कि प्रकाश के बारे में। इसके पहले दो क्लासेस जो है हम लोग नहीं ले पाए थे, थोड़ा सा कुछ काम था मेरा, उसी में जो क्लासेस है वो इंटरप्ट हो गई थी। लेकिन आज से हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक, जिससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, जो कि है लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश आप क्लास 10th में पढ़े होंगे और क्लास 12th में पढ़े होंगे, यानी कि जितने भी 10th के टॉपिक होते हैं वो आप लोग 12th में पढ़ते हैं, और जितने 9th के टॉपिक होते हैं वो आप लोग 11th में पढ़ते हैं। इस तरीके से जो है सिस्टम पढ़ने का बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो चारों साल होते हैं, यानी कि 9th हो गया, 10th हो गया और 11th और 12th हो गया, ये चारों साल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप इन चारों सालों में अच्छे से पढ़ते हैं तो आगे ये आपको काम देते रहते हैं, हर एक तरह से काम देते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हीं से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, और बाकी की जो इससे नीचे है क्लास 8 से, ये सारा चीज़ जो है आपका बेसिक होता है। 9th से जो है चीज़ें अच्छे से स्टार्ट होती हैं। तो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा लाइट के बारे में, उसके पहले भी क्लास 8 में, 6 में, 7 में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, लेकिन क्लास 10th में आप बढ़िया से पढ़े होंगे कि लाइट क्या होती है, उसके तरह तरह से चीज़ों के बारे में, उसके नियम के बारे में, उसमें आपने दर्पण के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, यानी कि मिरर के बारे में पढ़ा होगा, फिर उसके बाद लेंस के बारे में पढ़ा होगा, फिर उसके तरह तरह से सवाल से लगाए होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी तरीके के जो सवाल होते हैं आपके पॉलिटेक्निक में भी पूछे जाते हैं, IRT के एंट्रेंस में भी पूछे जाते हैं, पिछले सालों में पूछे भी गए हैं, बहुत तरह तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। तो उन सभी चीज़ों की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसकी सबसे पहली क्लास है लाइट की। इसके पहले हम लोग मैथ्स की क्लासेस चल रही थी, ठीक है, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। तो वो कंटिन्यूस होता रहेगा, वो चलता रहेगा, साथ में ये चैप्टर भी चलता रहेगा, क्योंकि इस महीने तक सब कुछ खत्म करना है। तो खत्म हो जाएगा, बहुत अभी समय है, लगभग 7-8 दिन का समय है, ठीक है। आज कितनी तारीख है? लगभग 6 दिन का समय है। तो 6 दिन में लगभग ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। फिर उसके लास्ट मंथ में हम लोग पूरा प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सब हमने आपको बता के ऑलरेडी रखा हुआ है। और जो बच्चे इन चीज़ों से ज्वाइन नहीं है, जो नहीं समझे हुए हैं, और जो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि हम क्या करें, अभी से पढ़ें, अभी से हम पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो कैसे पढ़ें, तो वो जा करके एक हमारी शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, शॉर्ट में जाएंगे चैनल के अंदर, शॉर्ट वीडियो में, तो वहाँ पर हमने बताया है कि किस किस तरीके से पढ़ें और कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिए। आइए आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। प्रकाश, क्या है नाम? प्रकाश बहुत बढ़िया नाम है, किसी बच्चे का नाम भी हो सकता है, ठीक है। लाइट, तो देखिए लाइट में सबसे पहले यहाँ पर हमने हेडिंग्स बना दी है। आज की क्लास में हम लोग इतनी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन की बात कर दें, क्वेश्चंस लगाने वाले हैं कि दो समतल दर्पण है जिनको इस तरीके से 60 के एंगल पे या फिर 90 के एंगल पे रखा गया है, और इनमें बनने वाले जो प्रतिबिंब होंगे उनकी संख्या क्या होगी, ठीक है। इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं कि एक समतल दर्पण है, उसके सामने से एक कार आ रही है, ठीक है, 50 की रफ्तार से। बताइए कि जो उसकी प्रतिबिंब है और जो इसके कार है, वो दोनों के पास में आने की जो वेलोसिटी होगी वो कितना होगी। इन तरीके के जो क्वेश्चन है आज की क्लास में हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि समतल दर्पण से रिलेटेड और प्रकाश का बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट की। लाइट क्या होती है? लाइट एक तरीके के पुंज होता है, जैसा कि आप जानते हैं। ये आप लाइट्स देखते हैं, हर जगह देखते हैं, आपके कैमरे में, मतलब कि फ़ोन में लाइट्स होती हैं, आपके घरों में लाइट्स होती हैं। सन जो होता है उसका सोर्स होता है लाइट्स करने का, ठीक है, प्रकाश करने का। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इसके वेलोसिटी की। इसकी एक वेलोसिटी होती है, कितनी रफ्तार से चलती है। लाइट की वेलोसिटी होती है, क्या वेलोसिटी होती है? लाइट की वेलोसिटी होती है 3 लाख, लगभग ये 3 लाख मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में लगभग 3 लाख मीटर जो है ये ट्रेवल कर लेती है। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे, बस हम आपको बता दे रहे हैं। और उसके साथ साथ इसका सोर्स की बात करते हैं। सोर्स क्या होता है? सोर्स मतलब लाइट कहाँ से आती है। तो सबसे बड़ा सोर्स लाइट का कौन सा है? हमारी धरती की अगर बात करें तो आपको सोर्स कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है, सबसे बड़ा सोर्स है लाइट का। उसके बाद आप चाहें तो और तरह तरह से चीज़ें बता सकते हैं, जैसे कि आपका बल्ब हो गया, ठीक है, बल्ब हो गया। चांद से भी आपको लाइट मिलती है, नहीं मिलती है, रात को मिलती है, ठीक है। लैंप हो गया, आपका टॉर्च हो गया, ये सारे जो हैं ये चीज़ें क्या हैं? ये सभी चीज़ें आपकी सोर्स ऑफ लाइट है, जहाँ से लाइट आप पा सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारी जहाँ पर ये क्लास चलती है आपकी, ठीक है, इसमें ढेर सारी लाइट्स लगी हुई हैं तरह तरह से, ताकि इधर आपकी लाइट बनी रहे, ठीक है, आपको बोर्ड पे अच्छे से दिखाई दे। तो एक चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि लाइट की वजह से हमको दिखाई भी देता है, ठीक है। अगर लाइट नहीं होती है तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर ये तो इसका बेसिक हुआ इंट्रोडक्शन। इस सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा डिटेल में उसके नहीं जा रहे हैं, समय खराब नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक, क्योंकि एग्जाम पास में है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, किरण पुंज क्या होता है।
किरण पुंज क्या होता है? किरण पुंज हमारा 3 तरीके का होता है। जब लाइट चलती है तो वो किस किस तरीके से यहाँ पर चलती है, उसका एक समूह आप समझ लीजिए, ग्रुप को हम लोग पुंज कहते हैं, ठीक है। जैसा कि एक जगह से लाइट निकली और ऐसा चारों दिशाओं में ऐसा फैल गई, ठीक है, ऐसा स्प्रेड कर गई, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे ये एग्जांपल आपने कहाँ देखा होगा? जैसे कि टार्च होती है, ठीक है, टॉर्च आपने मारी और ऐसे पूरा लाइट फैल गई, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया अपसारी। उसके बाद यहाँ पर क्या है? अभिसारी होता है। अभिसारी कैसा होता है? अभिसारी की ये तो आपने जैसा कि लेंस वगैरह में ये चीज़ें देखी होंगी कि लेंस में क्या होता है कि कहीं कहीं आपने देखा होगा, अगर बचपन में थोड़ा बहुत किया होगा, तो लेंस लेकर के किसी भी पेज को ऐसा बोलते हैं कि इसको हम ऐसा एक पॉइंट पे करके वहाँ बहुत ज़्यादा प्रकाश हो जाता है, बोलते हैं ये जल जाएगा, ठीक है। अच्छा लेंस रहता है तो वहाँ पर आग भी पकड़ लेती है, ठीक है। तो अगर सन काफ़ी, जैसे कि दोपहर है इस तरीके से, तो उसमें क्या होता है? उसमें इस तरीके से आपका लेंस होता है, ठीक है, ये आपका इस तरीके से लेंस होता है। तो उसमें क्या करते हैं? इसमें इधर से प्रकाश आता है, किसका? सन का आता है, और ये क्या करता है? सबको एक जगह क्या कर देता है? केंद्रित कर देता है इसी पॉइंट पे। और यहाँ पर हम पेपर अगर रखे हुए हैं तो पेपर जो है हमारा वो बर्न करने लगता है। तो इस तरीके का जो पुंज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। इसको अपसारी कहते हैं, इसको अभिसारी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या होता है? एक पुंज होता है हमारा समांतर पुंज, ठीक है। कैसा पुंज होता है? समांतर। समांतर पुंज कैसे चलते हैं? एकदम सीधी लाइट में, ठीक है। जैसा कि ज़्यादातर जो आप लाइट्स देखते हैं वो इस तरीके से लाइट्स देखते होंगे अपसारी वाली। जैसे कि आपके एलईडी बल्ब्स हो गए, ये सब कैसे हैं? एक जगह से फूटते हैं और ऐसे फैल जाते हैं, एक जगह से फूटते ऐसे फैल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये समांतर वाला कैसे दिखेंगे? ठीक है, समांतर वाली जो लाइट है ना, वो आपको जनरेट, जैसा कि मान लीजिए कोई बड़ा बल्ब है, ठीक है, ऐसा बड़ा सा बल्ब है, तो एक लाइट यहाँ से निकलेगी तो वो क्या हो जाएगी? एक पैरेलल लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके की जो लाइट्स बनेगी, जो पुंज बनेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज, ठीक है। इन चीज़ों को इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस में अगर वर्ड्स आएंगे कि समांतर पुंज है, अभिसारी पुंज है, अपसारी पुंज है, तो आप उन चीज़ों को कैसे समझेंगे, ठीक है। क्या ऐसा ना हो कि भाई क्वेश्चन तो समझ आ रहा है लेकिन अगर ये वर्ड का मतलब ही नहीं पता तो फिर कैसे कर पाएंगे? तो हर एक चीज़ जरूरी होती है, ठीक। चलिए, इसके बाद क्या है? इसके बाद पॉइंट है हमारे पास में प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और परावर्तन कहाँ पर होता है? समझिएगा, परावर्तन कहाँ पर होता है? परावर्तन जो है लगभग, मतलब कि रिफ्लेक्शन, हिंदी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन लगभग हर एक चीज़ करती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में ये बॉटल है, तो बॉटल में अगर आप देखेंगे तो आपको ये ऐसा लाइट्स दिख रहे होंगे, ठीक है, ऐसा कैमरे में कैप्चर हो रहा होगा कि इसमें लाइट्स है, ठीक है। और ये उधर की लाइट्स जो है आपको इधर दिख रही होगी, ठीक है। हमारा हाथ भी ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर हम अपना चेहरा देखेंगे तो वो भी दिखेगा, लेकिन बहुत धुंधला दिखेगा, बड़ा दिखेगा, छोटा दिखेगा, लंबा दिखेगा, मोटा दिखेगा, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपका जो बॉडी है, आपकी जो शरीर है, वो भी रिफ्लेक्शन करती है, ठीक है। इधर मेटल है, ये भी रिफ्लेक्शन कर रही है, इधर ये प्लास्टिक है, ये भी रिफ्लेक्शन कर रही है, इधर आपका ये बोर्ड है, ये भी रिफ्लेक्शन कर रहा है। हर एक चीज़ जो है प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन जो दर्पण होते हैं, ठीक है, जो दर्पण होते हैं या फिर जितनी चिकनी सतह होती है, जितना ज़्यादा चिकनी सतह होती है, वो प्रकाश को उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन करती है, उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन करती है। जैसे और उसके कुछ कलर पे भी डिफाइन करता है। जैसे कि मान लीजिए कि ब्लैक कलर है, काला कलर है, तो प्रकाश आया, वो सारा का सारा उसमें रिफ्लेक्शन हुआ नहीं, सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तो एब्जॉर्ब हो गया तो रिफ्लेक्शन हुआ नहीं, इसी वजह से वो काला दिख रहा है, ठीक। अब जैसे कि ये बोर्ड है, तो बोर्ड में क्या है? इधर से रिफ्लेक्शन से लाइट आ रही होगी, लाइट्स जो है इधर टकरा रही होगी, और मतलब लाइट इधर से आ रही है, पहले तो आ रही है, उसके बाद रिफ्लेक्शन उसके बाद होता है, ठीक है। जब यहाँ पर वस्तु से टकराती है लाइट, तब रिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है। जब टकराई तो रिफ्लेक्शन स्टार्ट हुआ, रिफ्लेक्शन जो है हमारे आंखों में जा रहा है, मतलब ये ढेर सारा ऐसा इससे लाइट निकल रही है, ठीक है। मतलब इसके हर एक पॉइंट पर क्या है? ऐसा लाइट ऐसा निकल रही है, ऐसा निकल रही है, हर एक जगह पर निकल रही है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ पे खड़ा है, तो उसके आंखों में से घुसेगा तो उसको लगेगा कि यार ये चीज़ वाइट है, ठीक है। ये हमारे आंखों में जा रही है तो हमको लग रहा है ये चीज़ वाइट है। यही रिफ्लेक्शन जो है निकल करके कैमरे में जा रहा है, तो कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। और कैमरे में रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है? वाइट वाइट हो रही होगी, क्योंकि कैमरा भी हमारा एक तरीके से आँख की तरह ही काम करता है। तो यहाँ से जितनी भी चीज़ें जा रही हैं, जैसे कि ये है आपका, ये लिखा हुआ जो लेटर्स है, यहाँ से जब रिफ्लेक्शन आ रहा होगा तो ये सारा का सारा एब्जॉर्ब कर ले रहा होगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर खाली खाली जगह दिख रहा होगा, और वही खाली खाली जगह की वजह से ये लिखा हुआ आपको
दिख रहा है, ठीक है, ये कोई रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई और चीज़ लाएं, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि एक हाइलाइटर है, ठीक है, एक सेकेंड, ये हाइलाइटर है, ठीक है, तो हाइलाइटर है, तो अब देखिए यहाँ पर ये कलर है आपका, इधर से लाइट है, इधर से रिफ्लेक्ट की आपके पास में गई, ठीक है, वो आपको दिखाई दे गया कि ये इस कलर का है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हर एक चीज करती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग दर्पण की बात करेंगे, क्योंकि दर्पण जो होता है, शीशा जो होता है, बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। इसी वजह से तो हम लोग शीशे में अपना चेहरा देखने का काम करते हैं। इसके पहले जब शीशे नहीं होते थे तो बहुत सारे बहुत पुराने समय में पानी का इस्तेमाल किया जाता था, जल का, ठीक है, एकदम पानी को क्या कर दिया जाता था, एकदम रोक दिया जाता था, मतलब एक ऐसा उसका बर्तन बना होता था, ठीक है, कि एकदम उसमें पानी शांत रहता था, ठीक है, एक जगह पे रखा जाता था जहाँ पर हवा वना चले, ठीक है, और वो पानी एकदम शांत रहे और उसमें अपना चेहरा देख करके, ठीक है, ऐसा मूवी में कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें ऐसा कोई वहाँ पर लेडी है, ठीक है, वो अपना फेस देख करके अपना, ठीक है, जो है श्रृंगार वगैरह कर रही हैं, तो वो इस तरीके से जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था पानी का। लेकिन बाद में जब शीशा बना तो शीशा का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाने लगा, क्योंकि शीशा जो होता है बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। और शीशा यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो खाली शीशे की बात नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे जो है कालिक लगी होनी चाहिए। कालिक मतलब कि उसके पीछे एक मटेरियल लगता है, ठीक है, जिसको कालिक बोलते हैं, जिसकी वजह से ही हमको अच्छे से रिफ्लेक्शन दिखता है, नहीं तो आर पार हो जाएगा, शीशा तो पारदर्शी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका परावर्तन। परावर्तन में देखिए क्या होता है, परावर्तन में इधर से एक लाइट आती है। अच्छा, आप लोग एक चीज समझिए, थोड़ा सा एक मिनट दीजिएगा समझाने के लिए, कि जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, या फिर किताब में हम लोगों ने इस तरीके से एक लाइन पढ़ी होगी और देखी होगी, तो हम सोचते हैं कि यार ऐसा तो हमने कुछ देखा नहीं कभी, ठीक है। हमारे पास भी मिरर है, लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक मिरर हो, लाइक माई फोन है ना, जैसा कि ये हमारा फ़ोन है, तो इसमें भी एक मिरर होगा, ठीक है, ये मिरर है। तो अब जैसे कि इस पर लाइट आ रही होगी, तो इस पर लाइट आ रही है और ऐसे करके जा रही होगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट करके, तो इधर हम देखते हैं कि केवल एक लाइट आ रही है और इधर एक लाइट जा रही है। तो क्या ऐसा ही होता है? ऐसा नहीं होता है। इस पे हजारों करोड़ों लाखों की संख्या में उधर से लाइट्स आती है, ठीक है, लाइट्स के जो है एक रेज जो है, किरणें जो है वो आती हैं और इससे टकराती हैं, और इससे फिर जो रिफ्लेक्शन होता है वो भी लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में होता है, ठीक है, और जिसके वजह से जहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है वहाँ पर एक हमारी प्रतिबिंब बनती है। इस तरीके से समझ लीजिए कि जितने इसके छोटे छोटे पार्ट्स बन सकते हैं, ठीक है, छोटे 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 छोटे, ठीक है, हर एक जगह पर टकराती है और हर जगह टकरा करके दूसरी जगह जाती है, तभी तो इसका आपको हर एक पार्ट दिखता है। मान लीजिए कि उधर से लाइट आई, ठीक है, और आधे पार्ट से टकरा करके जा रही है, तो आधा पार्ट आपको दिखेगा, जहां से टकरा करके नहीं जा रही है वो पार्ट या तो आपको काला दिखेगा या फिर वो पार्ट आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपको उसकी लाइट नहीं जा रही है। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है, सारी लाइट्स आती हैं और टकरा करके जाती हैं, ठीक है, तो बहुत सारी लाइट्स आती है। लेकिन जो यहाँ पर हम लोग एक बनाते हैं, इसका कहने का क्या मतलब होता है कि केवल यहाँ पर हम लोग पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अब हम इसमें 1000 लाइन बना देंगे तो आपको कैसे दिखेगा। तो इस वजह से जो है यहाँ पर एक लाइन के थ्रू हम लोग एक रेस को लेकर के यूनिट, जैसे कि हम लोग कोई चीज होता है ना कि एक अगर हमने समझ लिया, एक रेस समझ लिया, तो बाकी का कर लेंगे। भाई एक टॉफी पता चल गई 5 रुपए की है, तो 10 टॉफी, 20 टॉफी, 50, 1000 टॉफी निकाल सकते हैं, ठीक, लाइक दिस। तो यहाँ से जो है ये किरण जो है आती है और इधर से टकरा करके जाती है, तो इसका अलग अलग नाम होता है, ठीक है। इसका होता है आपतित किरण, इसका होता है परिवर्तित किरण, ठीक है। तो आपतित किरण मतलब आने वाली, मतलब आना, आपतित किरण, और यह परावर्तन किरण या फिर परिवर्तित किरण बोलते हैं इसको, ठीक है। तो परिवर्तित किरण ये होती है, ये आपतित किरण होती है। तो आपतित यानी कि आना, परिवर्तित मतलब उसका परावर्तन होना, और इनके बीच, ठीक है, जैसे कि आपका ये मिरर है और मिरर पे अगर आप 90 डिग्री लेकर के एक लाइन एज्यूम करेंगे, ये सब लाइन आपको दिखेंगे नहीं, ये सब इमेजिनरी होती हैं, ठीक है, आपको शीशे पे ऐसा कभी कुछ नहीं दिखेगा। बस ये लाइन जो होती है ये इसके परपेंडिकुलर बनती है, और यहाँ पर ये जो लाइन होती है इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, ठीक है, लंब कहते हैं, विलंब कहते हैं। तो ये जो होती है एकदम इसके सेंटर में होती है, और यहाँ पर दो एंगल्स में इसको डिवाइड करती है। एक एंगल आता है आई और एक एंगल आता है आर, ठीक है, एक एंगल आई आता है और एक एंगल आर होता है। ये आपका आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण होता है, ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, बात समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जब ये प्रकाश आया, टकराने के बाद ऐसे वापस मतलब कि उसका कुछ ना कुछ परावर्तन हुआ, ठीक है। तो अब ये चीज अलग अलग जगहों पे हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक फिर से बना सकते हैं, ये हमने एक दर्पण बना दिया और दर्पण में हमने ऐसा थोड़ा झुका करके ऐसा हमने प्रकाश को भेजा,
तो प्रकाश भी जो है एकदम खूब ऐसा झुक करके जो है आपका रिफ्लेक्शन दिखाएगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसा खड़ा कर रहे हैं, तो ये जो रिफ्लेक्शन दिखाएगा इस तरीके से दिखाएगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, मतलब ये आने वाली है और ये जाने वाली, तो इधर ये आने वाली तो ये जाने वाली, तो ये इस तरीके से काम होता है। अब अगर आप इस चीज़ को चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या कीजिए, एक छोटा सा काम आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। एक अपने घर में कोई शीशा होगा, कोई भी तो शीशा होगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए बस, लगभग इतना बड़ा या छोटा भी काम चल जाएगा। तो उसको लीजिए और एक टॉर्च लीजिए, ठीक है, और ऐसा करके जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास शीशा है, ठीक है, और ऐसा छत देखते रहिए अपना, ये शीशा है और यहाँ से ऐसा टॉर्च को देख रहे ना, ऐसा मतलब कि ये जो प्रकाश ऐसे करके जाएगा, ठीक है, इसी एंगल पे जाएगा। तो इस पे करके टॉर्च को आप ऑन कीजिए। जब आप टॉर्च को ऑन करेंगे तो प्रकाश जो है निकल करके यहाँ टकराएगा और यहाँ से जो है रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसी तरीके से आप देखिए रिफ्लेक्शन लगभग एज्यूम करेंगे तो वो आपको दीवार पे, उधर आपके दीवार पे एक प्रकाश ऐसा गोला सा बना हुआ दिखेगा। ये फोन पे नहीं, शीशे पे, ठीक है, शीशे पे आपको देखना है, प्रॉपर जो आपका मिरर होता है, ठीक है, दर्पण होता है, उस पर देखना है। तो यहाँ से अगर जैसे कि आप इसको ऐसे घटाएंगे तो वो भी ऐसा करके घटेगा, इसको ऐसे घटाएंगे तो और ये इधर चलेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये चीज़ जो है आप करके देख सकते हैं, इसका परावर्तन और आपतन और परावर्तन का नियम आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आपका होता है। अब ये जो परावर्तन होता है इसको परावर्तन कहते हैं ना, हमने बताया परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन का 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं? परावर्तन कहता है, परावर्तन क्या नियम बताता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब रेखा की एक ही तल में होते हैं, ठीक है। मतलब अभिलंब रेखा, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए, अभिलंब रेखा एक ही तल में होते हैं। क्या कहने का मतलब हुआ? कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि ये मान लीजिए कि आपका दर्पण है, अब दर्पण में तो बहुत ढेर सारा पॉइंट्स है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट, ठीक है, ढेर सारे पॉइंट्स है। तो अगर हम मान रहे हैं कि एक रे आ रही, बस ओनली एक सिंगल रे मान रहे हैं, यहाँ पर आ रही है और यहाँ से जो है ऐसे करके जा रही है, तो और अभिलंब कहाँ पर होता है? अभिलंब अगर आप देखेंगे तो वो भी यहीं पर होता है, ठीक। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि आपतित किरण यानी कि ये वाली किरण इस पॉइंट पर आ रही है, ठीक है, और परावर्तित किरण कहाँ है? यहाँ पर है, तो इसी वाले पॉइंट से जा रही है। उसके बाद अभिलंब रेखा, अभिलंब यहाँ पर ये है, तो ये सभी क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही जगह से इनका ओरिजिन होता है। तो इसी वजह से हम इसको जो है परावर्तन का पहला नियम कहते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो होते हैं एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि यहाँ पर जो है 2 एंगल्स बनते हैं। हमने बताया कि आपका एक आई बनता है और एक आर बनता है। एक को हम कहते हैं जो हमारा लंब, मतलब कि अभिलंब इसको कह रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में लंब। तो ये जो हमारा अभिलंब होता है और जो आपतित किरण होती है, इनके बीच का जो एंगल बनता है इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और आपका ये जो होता है, ठीक है, आपके अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण 2 तरीके के कोण भी बनते हैं। तो ये दोनों के दोनों एंगल्स यानी कि एंगल आई इक्वल में एंगल आर होते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। तो ये हमारा दूसरा नियम कहता है। क्लियर? तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब जो हमारा इस टॉपिक का आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, इतना तो हमने आपको इसको समझाने के लिए बताया कि लाइट्स क्या है, उसके बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में, ठीक है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, समतल दर्पण से। क्योंकि सबसे पहले हम लोग जब भी प्रकाश पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो समतल दर्पण की बात करते हैं, और समतल दर्पण के बाद हम लोग बात करते हैं दर्पण की, ठीक है। उसमें हम तरह तरह से चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद समतल दर्पण के बाद हम लोग अलग अलग दर्पण की बात करते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग लेंस की बात करते हैं, फिर उसके बाद परावर्तन की बात करते हैं, परावर्तन खैर उसमें और भी चीज़ें आएंगी, अपवर्तन की बात करते हैं। इस तरीके से हमारे इस चैप्टर में कई ढेर सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण कैसे होता है, क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। आपके घर में दर्पण होगा, शीशा जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है, मिरर। कैसा होता है? अच्छा, कहीं आप लोग ये तो नहीं समझते हैं कि अगर कोई चीज़, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में एक कोई कागज़ हो, ठीक है, जैसे कि हमारे पास में एक कागज़ है, ठीक है, ये कागज़ है,
तो इस कागज को अगर आप ऐसा टच करते हैं तो ये आपको कैसा लगता है? समतल लगता है ना, एकदम बराबर। तो इसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज ऐसे उठी हुई लगेगी या फिर ऐसे दबी हुई लगेगी, यानी कि देखिए तीन चीजें हो सकती है ना। एक ऐसा हो सकता है, ये इसको कहेंगे आप एकदम समतल है। ठीक है, एक ऐसा हो सकता है कि ऐसा इसमें दबा हुआ है, और एक ऐसा हो सकता है कि ऐसे उभरा हुआ है। बस हमको इधर से देखना है। ठीक है, इधर से देखना है, देखने वाला चीज इधर से है। ठीक है, तो इधर से आप देख रहे हैं समतल, इधर देख रहे हैं गड्ढे में है, इधर देख रहे हैं उठे में है। तो क्या आप इस तरीके से तो नहीं समझते कि इस यानी कि अगर हमको जो शीशा है ऐसा दिखेगा तभी हम उसको समतल दर्पण कहेंगे, नहीं तो हम उसको अलग अलग जो है दर्पण नहीं कहेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपने अपने गाड़ी का शीशा देखा होगा, गाड़ी का शीशा समझते हैं? ठीक है, बाइक का हो सकता है या फिर आपके किसी फोर व्हीलर का हो सकता है। ठीक है, ट्रैक्टर का हो सकता है, कार का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो जब आप उसको ऐसा टच करते हैं तो क्या वो आपको समतल लगता है कि नहीं लगता है? ठीक है, एकदम बराबर लगता है नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। लेकिन वो दूसरे तरीके का हमारा दर्पण है, समतल दर्पण तो है नहीं कि है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसमें जो है पीछे की चीज़ें हमको यहाँ पर आकर के दिखती हैं, इसी वजह से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बारे में प्रॉपर्टी जितनी होगी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बात कर रहे हैं लोग समतल दर्पण की। तो उसमें क्या होता है? ठीक है, क्योंकि उसमें हमने बताया ना कि समतल दर्पण के अलावा भी बहुत दर्पण होते हैं, जैसे कि उत्तल अवतल जो अभी बता रहे हैं। ठीक है, नाम उत्तल अवतल होता है, वो बार बार ऐसे कह रहे थे। तो उत्तल अवतल दर्पण जो होते हैं हमारे, उनको भी अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम समतल दिखेंगे। तो क्या उनको भी समतल दर्पण कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। समतल दर्पण हम लोग किसको कहते हैं? समतल दर्पण किसको कहते हैं? जिसमें जो हमारा प्रतिबिंब होना, यानी कि जो हमारा दर्पण होता है वो क्या करता है? प्रतिबिंब बनाता है, छाया बनाता है। आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, आपकी छाया बन जाएगी एकदम। हाथ ऐसे करेंगे वो भी ऐसे करेगा, आप हाथ ऐसे करेंगे वो भी ऐसे करेगा। ठीक है, आप हाथ ऐसे करेंगे वो भी करेगा। ठीक, तो यहाँ पर जब आप इसके सामने खड़े होते हैं, ठीक है, और सामने खड़े होकर के क्या करते हैं? सामने खड़े होकर के अपना बाल वाल ठीक करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको कहीं पर जाना है, इतनी समय माहौल भी चल रहा है, ठीक है, शादी उदी का। तो यहाँ पर जब आप खड़े होकर के अपने बाल वाल ठीक कर रहे होते हैं, ठीक है, हवा में एकदम मस्त से, तो यहाँ पर जब आप खड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो प्रतिबिंब है वो एकदम इसी के बराबर बन रहा है। ठीक है, और लगभग उतना ही बन रहा है जितने बड़े आप हैं, उसी तरीके से दिख रहा है। ऐसा नहीं कि आपका मुंह छोटा दिख रहा है या फिर आप दूर खड़े हैं और बड़ा दिख रहा है। जैसे कभी कभी आपका फ़ोन अगर ऐसे पास में आ जाए तो आपका ऐसा मुंह बस बड़ा सा दिखता है, या फिर कभी आप किसी, जैसे ये डब्बा है, ठीक है, ये आपका है, ठीक है, बॉटल, तो इसमें अगर आप अपना चेहरा देख लें, कि कभी आप चम्मच में अपना चेहरा देख लें या फिर गाड़ी के शीशे में देख लें, तो अलग दिखता है, और नॉर्मल शीशे में आपका अलग दिखता है, वो एकदम बराबर दिखेगा। ठीक है, तो वो जो हमारा दर्पण होता है, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण होता है। कैसा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। ठीक है, तो उसी की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो समतल दर्पण में देखिए क्या होता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, कैसे हमको दिखाई देता है, उसका पहले यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन पॉइंट्स की बात करते हैं। तो इसमें जो प्रतिबिंब कैसे बनता है समझिए, जैसे कि यहाँ पर ये दर्पण हो गया। अब बार बार दर्पण यहाँ पर हम लोग ऐसे ले रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि दर्पण ऐसे ही हो, वो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, वो ऐसे लेंगे तो चीज़ें जो है, जैसे कि इधर की चीज़ें ऐसी हैं तो वो चीज़ें भी पलट जाएंगी। ठीक है, सब कुछ साथ में पलट जाएगा। तो दर्पण ऐसे लीजिए या फिर ऐसे लीजिए या फिर कैसे भी लीजिए, उससे मतलब नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर कैसे होता है, देखिए ये दर्पण बन गया है, और यहाँ पर दर्पण, ये आपका दर्पण है, और दर्पण के ऊपर एक कोई चीज़ ऐसी रखी गई है। ठीक है, दर्पण के ऊपर ऐसे कोई चीज़ रखी गई है। यहाँ पर हमने क्या किया, कोई चीज़ ऐसी रख दी है ऐसे। ठीक, जब आप दर्पण के ऊपर कोई चीज़ रखेंगे समतल दर्पण के, तो आप देखेंगे कि उसी के जस्ट नीचे कोई चीज़ ऐसी बन जाती है, कोई चीज़ ऐसी बन जाती है। मतलब आपको, अब नीचे कहने का मतलब क्या है कि उसके गड्ढे में आप घुस नहीं जाएंगे, यहाँ से आप करेंगे हाथ आपका नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपका मान लीजिए कि प्रतिबिंब जो है वो वाला है। ठीक है, ये काला वाला आपका प्रतिबिंब जैसा है। तो जब आप उसको रखते हैं तो आप देखते हो कि उसके नीचे एक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये शीशा हुआ है ना, आपने इस पर ऐसे मार्कर खड़ा कर दिया, तो आप देखेंगे ये खड़ा नहीं हो रहा है। मान लीजिए कोई दूसरी चीज़ हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये बॉक्स है हमारे पास में, इसको हम ऐसे खड़ा करेंगे। जब इसको हम खड़ा करेंगे तो हम देखेंगे कि हमको ऐसे देखने से लगेगा कि यार एक बॉक्स तो और खड़ा है, क्योंकि देखिए आपका ये मिरर ऐसा है। ठीक, ये मिरर है मान लीजिए। अब मिरर के ऊपर आपने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है।
अब ये चीज जो है आपके इसके नीचे दिखेगी, अगर आप इसमें देखेंगे बगल से ऐसा, या फिर इधर से देखेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि आप ये रखा उधर से है, ऐसे इधर आ जाते हैं हम, है ना, ऐसा करके आ जाते हैं, ये इधर से रखा हुआ है और आप यहाँ से देख रहे हैं। जब हम यहाँ से देख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए ये यही चीज है, यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम देख इधर से रहे हैं, ठीक है, इधर से देख रहे हैं, तो हमको क्या है कि इस ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर, देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर, यहाँ से ये पूरा ऑब्जेक्ट इस पर रिफ्लेक्शन कर रहा होगा और वो रिफ्लेक्शन आ रहा होगा हमारी आंखों में, और हमारी आंखों का जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ देख रहा होगा, वो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे आंखें घूम करके देख लेंगी, ठीक है, इसको तो देख ही रही हैं, लेकिन उसका प्रतिबिंब जब देखेंगे तो वो जो है ऐसे करके, देखिए डॉटेड लाइन में आपको बनाया कि आभासी यहाँ पर ये बन रहा है, यानी कि आपको दिखाई देगा, तो ये चीज जो है आपके इधर बन के आएगी, तो ये आभासी हमारा जो है यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है किसमें, समतल दर्पण में, ठीक है। तो ये जो है हमको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो अगर हम देखेंगे तो हमको वो चीज ऐसे दिखेगी कि जस्ट इसी के नीचे बनी हुई है, नहीं तो आप एक ये जो बता रहे हैं ये आप साथ में अगर आप चाहें तो आप करके भी देख सकते हैं, ठीक, आपको कुछ नहीं करना, एक दर्पण लेना है, दर्पण पे कोई चीज ऐसे रख देनी है और आपको खुद से ही देखना है, यही चीज मैच करा लेनी है कि यार हमने तो एक चीज ऐसे रखी है, और उसके बाद यहाँ से इसका जो है क्या आ रही होंगी, इसकी रेज आ रही होंगी, प्रकाश की किरणें, और जरूरी नहीं कि प्रकाश की किरणें हमेशा वहीं से आए, ये भी प्रकाश जनरेट कर रहा है, कैसे पता है, जैसे कि उधर से लाइट्स आ रही है ना, उधर से लाइट आ रही है, उधर से लाइट आ रही है ना, तो इसके पास भी एक लाइट आ जा रही है, लाइट की वजह से ही तो दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें भी एक लाइट आ रही है जो इधर रिफ्लेक्ट कर रही, मतलब यहाँ से यहाँ आपतित हो रही है, और आपतित के बाद इस पॉइंट से हमारे आंखों में उसका परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो जब ये हमारे आंखों में आ रही है तो हमको दिख रही है, तो ये भी हमको दिख रहा है, लेकिन अगर हम उसके प्रतिबिंब को देखना चाहें तो उसका प्रतिबिंब हमको इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे दिख रहा होगा, आप इसको करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो समझ गए ये प्रतिबिंब जो है किस तरीके से बन रहा है, ये डायग्राम का मतलब क्या है, और ये जो आपको बीच में ये खींचा हुआ दिख रहा है ये आपका नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल मतलब हिंदी में क्या कह रहे थे इसका, अभिलंब रेखा, ठीक है, इसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। तो अभिलंब रेखा है, एन से डिनोट करते हैं, क्लियर है, इस बात को समझ पा रहे हैं ना। देखिए ये आपकी किरणें आ रही हैं, अब देखिए इसमें हमने एक बनाया था लेकिन इस पर दो बना दिया समझाने के लिए कि एक यहाँ से आई तो इसका रिफ्लेक्शन इधर हुआ, एक इधर से आई तो इसका रिफ्लेक्शन इधर हुआ, अब एक और आएगी तो इसका रिफ्लेक्शन कहीं और हो सकता है, ढेर सारी रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है, ढेर तरीके रिफ्लेक्शन आते हैं, लेकिन जितना हमको देखना है वो हम देखेंगे, ठीक। तो ये हमारा जो है सिस्टम पूरा बनता है, ये चीज नीचे वाला पार्ट समझ गए ना, नहीं तो आप खुद से एक बार विजुलाइज कर लीजिएगा, अपने आप ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा आपको। चलिए इसके बाद बात करते हैं प्रतिबिंबों की संख्या। अब प्रतिबिंबों की संख्या क्या है भाई, अगर हम सामने खड़े हैं या फिर किसी चीज को रख करके सामने रखे हैं किसी भी दर्पण के, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हम खड़े हैं तो हम दिखेंगे, किसी चीज को रखें तो किसी चीज को कोई चीज दिखेगी, लेकिन क्या है कि अब ऐसा तो है नहीं कि भाई कलाकारी करने वाले या फिर एक तरीके से समझ लीजिए कि इसमें खुराफाती करने वाले कि ऐसे नहीं ऐसे कर दे, ऐसे नहीं ऐसे कर दे, सोचने वाले लोग, अब वहाँ उनको गलत मत समझिएगा, वो हम एक वर्ड ऐसा यूज कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छे लोग हैं जो कि सोच रहे हैं, ठीक है, ताकि नई चीज़ें बनाई जा सके। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने दो दर्पण लिए हैं, एक दर्पण इस तरीके से और दूसरा दर्पण हम क्या ले लेते हैं, कुछ चीज़ हमारे पास में, चलिए हमारे पास में कॉपी नहीं है, चलिए एक पेज है हमारे पास में, इसको हम ले लेते हैं, ठीक, एक चलिए ये मान लीजिए कि हमारे पास दर्पण है, ठीक है, ये वाला दर्पण हम ले लेते हैं, ठीक है, ये बॉक्स एक। तो यहाँ पर क्या किया गया कि एक दर्पण को ऐसे रखा गया और एक दर्पण को ऐसे रखा गया, ठीक, एक को ऐसे रखा गया और एक को इसके किसी एंगल पे रख दिया गया, मतलब इसका एक सिरा तो टच है, दूसरा वाला टच नहीं है। देखिए यहाँ पर इनके बीच एक एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, देखिए इनके बीच एक एंगल बन रहा है, कुछ भी एंगल हो सकता है, 60 हो सकता है, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ इनके बीच का एंगल बन रहा है। तो जब ये एंगल बनेगा तो अगर अब हम यहाँ पर कोई चीज़ रखेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर बनेगा, इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा, उसमें भी बनेगा, ठीक है। तो उसका रिफ्लेक्शन जैसे बना, समझिएगा, ऐसा मान लीजिए हमने एंगल पे रख दिया है, ठीक है, 90 डिग्री पे ही हो गया मान लीजिए कुछ भी, तो हमने यहाँ पर रखा तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे बनेगा और वही रिफ्लेक्शन फिर इधर बनेगा, फिर उसका इधर बनेगा, उसका इधर, तो कई ढेर सारे हमको डायग्राम्स दिखने वाले हैं। तो हम अगर एंगल्स चेंज करते हैं, जैसे कि इतने एंगल पे करेंगे तो कितना डायग्राम बनेगा, कई ठो मतलब वो उसका प्रतिबिंब बनेगा, इतने पे करेंगे तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, इतने पे करेंगे तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, इतने पे करेंगे तो कितना प्रतिबिंब, तो तरह तरह एंगल पे, यानी कि हर एक एंगल पे प्रतिबिंबों की संख्या जो है वो बदलती है, वो चेंज होती है। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है,
पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है कि यदि दो दर्पण के बीच का एंगल जो है उनके बीच का जो कोण है वो थीटा है। ठीक है, जैसे कि हमको बता दिया कि दो दर्पण है, उनके बीच का एंगल इतना है और आप बताइए कि उनमें उनके बीच में कितने जो है प्रतिबिंब बनने होंगे। तो उसका हम निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये n जो है आपका प्रतिबिंबों की संख्या होती है। प्रतिबिंबों की संख्या को हम लोग n से यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो n इक्वल क्या हो जाता है, n इक्वल हो जाता है 360 बटे थीटा, यानी कि जो एंगल आपको दिया हो उसको 360 से डिवाइड कर दीजिए और जो वैल्यू आपकी आ रही हो उसमें से 1 को माइनस कर दीजिए। जो भी नंबर आपका आएगा वो बन जाएगा आपका, क्या नंबर बनेगा, वो बनेगा कि उनके बीच कितने प्रतिबिंब आपके बन पाएंगे। ठीक है, चलिए अभी इसके एग्जाम्पल से लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे ढेर सारे। यहाँ पर पहले बात करते हैं ये नोट पॉइंट्स की, कुछ 2 पॉइंट्स इनकी बात करते हैं, फिर क्वेश्चन पे ही आने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप देखिए 2 रूल्स हैं, इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि यदि समतल दर्पण को थीटा एंगल घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितना घूम जाएगी। मतलब ये तो पॉइंट्स बताया गया है, क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि ऐसा पूछा गया कि यदि एक समतल दर्पण को 40 डिग्री जो है घुमा दिया जाए तो उसका परिवर्तित जो किरण है वो कितना घूम जाएगी। यानी कि जैसे कि ये मान लीजिए कि रखा हुआ है, ठीक है, इस पे आप देख रहे हैं कि ये इतने का एंगल बना रहा है, तो इसको हम क्या करें, ऐसा थोड़ा सा घुमा दें 10 डिग्री। तो अगर 10 डिग्री इसको घुमाएंगे तो ये वाली जो है कितना ऐसा घूमेगी। ठीक है, उसको हमको मतलब प्रकाश का जो है वो वहीं से आता रहे, ऐसा नहीं कि प्रकाश का भी चेंज कर देंगे, प्रकाश का चेंज कर देंगे तब तो सारा ही घूम जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश वहीं से आती रहे तो कितना भी ये जो है चेंज होगी आपकी जो परावर्तित किरण है। ठीक, तो परावर्तित किरण कितना चेंज होगी, तो अगर हम जो समतल दर्पण है उसको थीटा घुमाते हैं तो जो परावर्तित किरण होती है वो 2 थीटा घूम जाती है, यानी कि उसका 2 गुना घूम जाती है। तो जब भी आपसे कहा जाए कि एक समतल दर्पण को हम 10 डिग्री घुमा देते हैं तो बताइए कि परावर्तित किरण कितना घूम जाएगी, तो आप सीधे बताएंगे उसका 2 गुना यानी कि 20 घूम जाएगी। अगर कहा जाए कि 40 डिग्री हम घुमा देते हैं दर्पण को तो कितना घूम जाएगा, जो हमारा परावर्तित किरण होगा तो 40 का दुगुना कितना होगा, 80 घूम जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक नोट पॉइंट है, हो सकता है इससे कभी क्वेश्चन बन जाए तो इस वजह से हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन क्या है, मतलब पॉइंट्स क्या है, क्वेश्चन पॉइंट है कि मनुष्य का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि इसमें क्वेश्चन बना कि एक व्यक्ति है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम हैं, एक व्यक्ति है जो कि कितना है, मान लीजिए कि हमने कहा कि 168 सेंटीमीटर का आदमी है। ठीक है, 168, ठीक है, इतने सेंटीमीटर का आदमी है। ठीक, तो इतने सेंटीमीटर का अगर आदमी है तो आप बताइए कि उसको कितना बड़ा हम मिरर लाके उसके सामने रखें कि उसका पूरा प्रतिबिंब उसमें दिख जाए। जैसे कि आप छोटा सा मिरर देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि आपका एकदम छोटा सा चेहरा दिखता है। ठीक है, छोटा सा चेहरा ऐसा दिखता है ना, आप पूरा बॉडी तो दिख नहीं पाती, अगर आप बहुत दूर ही जाएंगे तभी दिखेगा, हो सकता है फिर उसके बाद आप देख ही ना पाए उसमें क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आपका जो है कितना लंबा शीशा लाया जाए, कितना लंबा शीशा लाया जाए आपकी लंबाई के हिसाब से कि आप उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाए। ठीक है, पूरी बॉडी देख पाए। तो जो उसकी न्यूनतम ऊंचाई होती है, भाई बड़ा से तो बहुत बड़ा ला सकते हैं, पूरा दिखेगा, आप भी दिखेंगे, आपका दोस्त भी दिखेगा, लेकिन यहाँ पर जो है न्यूनतम कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, तो मनुष्य की ऊंचाई की आधी ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, अगर आदमी मान लीजिए कि 167 सेंटीमीटर का है या 68 सेंटीमीटर का है तो इसका आधा कितना होगा, इसका आधा होगा 8 और यहाँ पर 4, तो 48 सेंटीमीटर का शीशा चाहिए उसको पूरा का पूरा देखने के लिए। ठीक है, तो उतने शीशे के सामने अगर वो खड़ा होता है तो वो पूरा का पूरा प्रतिबिंब उसको आसानी से अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। अब हम इसको इरेज करेंगे, इरेज करने से पहले आप क्या कर लीजिए, इनको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कुछ चीज़ों को अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, करिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, हम इसको हटाते हैं, इधर क्वेश्चन करते हैं। इतने में हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल।
चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हम थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे ताकि आगे के क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आए, बोरिंग ना हो चैप्टर। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। एक समतल को हम स लिख रहे हैं, ठीक है, समझिएगा इसको। एक समतल दर्पण, एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर आपको एक बात भी बतानी है, ठीक है, मतलब कि इसी से रिलेटेड लेकर के, ठीक है, एक रूल बताना है, उसको भी समझिएगा, इसी क्वेश्चन में आएगा। तो दूरी पर कोई, ठीक है, यहाँ पर वो बताना छूट गया है तो इसी क्वेश्चन में बता देंगे। तो कोई वस्तु रखी है, ठीक है, एक दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की, जैसे कि दर्पण रखा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु कोई रखी है उसके सामने, ठीक है, रखी है। हम उस वस्तु के पीछे वस्तु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं। हमसे वस्तु का, ठीक है, हमसे वस्तु का प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब दूरी पर होगा, थोड़ा और क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, समझिएगा, एक बात को, एक रूल को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हमने आपसे कहा कि यहाँ पर हमने ये तो बताया कि एक वस्तु जब रखते हैं किसी भी, मतलब कि यहाँ पर दर्पण के सामने, तो वो उतना ही, जितना बड़ा वस्तु होती है उतना ही जो है अपना प्रतिबिंब बनाती है समतल दर्पण। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि जैसे यहाँ पर ये आपका ये दर्पण है, ठीक है, ये आपका क्या है, दर्पण है, ठीक है, और ये जगह है मान लीजिए, और एक वस्तु को यहाँ पर रखा गया है, एक वस्तु को यहाँ पर जो है रखा गया है, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो इसका जो प्रतिबिंब आपको दिखेगा मिरर के अंदर, ठीक है, ऐसा मिरर के अंदर दिखेगा, लेकिन आप देख पाएंगे कि वो कुछ अंदर बन रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आपको, जैसा आप अपना फेस देखते हैं शीशे में या फिर किसी चीज को देखते हैं, तो वो आपको एकदम उसके सतह पर नहीं दिखती है, क्योंकि आपको शीशे में 3D फॉर्म में दिखता है, तो आपको दिखेगा यार वो कुछ दूर है, कुछ अंदर तक है, मतलब अगर हमको उसको लेना भी पड़ेगा, ऐसा हाथ घुसाना पड़ेगा पूरा, है ना, दूर तक। तो वही चीज जो है, आपको जो ये वस्तु यहाँ पर दिखाई देगी, लगभग लगेगी कि वो कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो भी कुछ दूरी पर बनता है। और ये जो दूरी होती है, ये कितनी दूरी होती है, जितना दर्पण से वस्तु की दूरी होती है वही दूरी होती है। क्लियर है। तो जब भी आपसे इस तरीके की क्वेश्चंस आए कि एक दर्पण है जिसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आपका वस्तु रखी है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से कितना बन रहा होगा, तो दर्पण से अगर आप देखेंगे तो 10 पीछे बन रहा होगा, ठीक है, दर्पण से 10 पीछे। और अगर आप वस्तु से पूछ लेंगे तो वस्तु से तो 10 इधर 10 इधर 20, ठीक है, वस्तु से 20 पीछे बन रहा होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एक मिरर है, ठीक है, मिरर से वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर है, समझिएगा, एक मिरर है इस तरीके से,
ठीक है। और यहाँ पर एक वस्तु रखी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि वस्तु से जो इसका प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी कितनी होगी। तो हमने कहा कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। और नापना कहाँ से है, यहाँ पर आपका इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब और इसकी दूरी नापनी है, तो यह दूरी कितनी हो जाएगी, 20 प्लस 20, तो 20 कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो 40 बनेगा। क्लियर है, इस बात को आप मत भूलिएगा कभी। ठीक, आगे समझिए। अब देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इस रूल को समझ गए, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समतल दर्पण है जिसके सामने एक वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, दूरी पर रखी है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि इसका जो प्रतिबिंब होगा वो भी इसके पीछे, दर्पण के, वो आपको पीछे से दिखेगा नहीं, लगता है। ठीक है, देखिए कभी कभी बच्चे देखते हैं मिरर को, स्टार्टिंग में शीशा को, तो उनको लगता है कोई चीज पीछे है, तो वैसा झांक करके देखते हैं कोई चीज है क्या। क्यों, क्योंकि उनको वो चीज लग रही होती है कि वो पीछे है। ठीक है, तो वही आपको आभास हो रहा होगा, इसीलिए तो इसको कहते हैं ना आभासी प्रतिबिंब आपको बनेगा। तो यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब जो है कितना बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यह बनेगा। ठीक है, आगे क्या है, अगली लाइन है कि हम उसी वस्तु के पीछे खड़े हैं। कितना, हम उसी वस्तु के पीछे वस्तु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं। कहां से, वस्तु से। इस बात को आप हर जगह कंसीडर करेंगे, ध्यान रखेंगे कि कहां से कहां तक की दूरी कह रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि वस्तु से, वस्तु के प्रतिबिंब से नहीं, वस्तु के। तो वस्तु से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर। तो वस्तु से 30 सेंटीमीटर अगर आप जाएंगे, ठीक, वस्तु से 30 सेंटीमीटर अगर आप जाएंगे, तो यहाँ पर जो है हम खड़े होंगे। हम मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाने वाला है, ठीक है, वो अपने आप को हम कह रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर खड़ा होगा। तो अब ये पूछ रहा है कि बताओ कि जो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, खड़े हैं, तो हमसे वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो अब देखिए हमने कहा ना कहाँ से पूछ रहा है, ये बहुत जरूरी है। तो हमसे पूछ रहा है कहाँ तक की दूरी, वस्तु के दर्पण तक की दूरी। तो ये दूरी कौन बताएगा, ये दूरी तो बच्चा बताएगा, है ना। कितना आएगा भाई, ये 30, ये 10, ये 10। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30, 10, 40, 10, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वस्तु और उस आदमी के बीच की जो दूरी है, मतलब वस्तु के प्रतिबिंब और आदमी के बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो कितना होगा, वो आपका 50 होगा। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि जो ये आदमी खड़ा है, इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा इस आदमी से, कितना होगा। तो देखिए 30 तो ये है, अब ये 10 है, यानी कि दर्पण से ये 40 की दूरी पर खड़ा है। दर्पण से कितनी की दूरी पर खड़ा है, 40 की दूरी पर खड़ा है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी तो 40 की दूरी पर बनेगा। तो ये पूरा कहाँ है, वस्तु से, मतलब अगर आप देखेंगे आदमी से आदमी का प्रतिबिंब कितना दूरी पर है, तो 40 दूना 80 सेंटीमीटर की दूरी पर उसको दिखेगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को। ठीक, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक, अच्छा है ना क्वेश्चन, बढ़िया है। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चंस आप लगा कर रखिए, क्योंकि ये सारी कॉन्सेप्ट कहीं भी आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन मान लीजिए नहीं भी आता है ऐसा, ठीक है, अच्छा सोचिए कि मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आ ही जाए और आपने नहीं पढ़ा, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, लेकिन आप फिर छोड़ करके चले आएंगे, सोचेंगे यार हमने तो प्रकाश पढ़ा ही नहीं था, हमको तो समझ नहीं रहे क्या सब हो रहा है, छोड़ दिए चले आए। एकदम आसान क्वेश्चन था, और सारे जो बच्चे पढ़े हैं वो करके आएंगे, तो फिर नंबर किसको मिलेगा, आपको कि उनको। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगा, मतलब कि सॉरी, अगला क्वेश्चन, आगा नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि एक बच्चा एक समतल दर्पण की ओर, ठीक है, एक बच्चा एक समतल दर्पण की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ रहा है। वह अपने
अपने प्रतिबिंब वह अपने प्रतिबिंब की ओर प्रतिबिंब की ओर जिस वेग से बढ़ रहा है, जिस वेग से बढ़ रहा है वह है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 7.5 मीटर पर सेकेंड और 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, क्या कहने का क्वेश्चन मतलब है? क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि एक दर्पण है, ठीक है, सामने रखा हुआ, बड़ा छोटा कितना भी हो सकता है, और एक लड़का है, ठीक है, दूरी पर है, कितना दूरी पर ये सब बताया नहीं है। ये बताया गया है कि बस वो 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दौड़ रहा है, और 5 मीटर पर सेकेंड बहुत ज्यादा रफ्तार होती है। ठीक है, एक सेकेंड में 5 मीटर मतलब वो दौड़ ही रहा है काफी तेजी से। ठीक है, क्योंकि लगभग एक बारी में अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं दौड़ते समय, ऐसे चलते समय तो छोटा छोटा होगा, लेकिन दौड़ते समय लगभग वो एक कदम आपका, मान लीजिए अगर बड़ा लड़का है तो 1 मीटर का होगा, तो मतलब वो 5 कदम रख रहा है एक सेकंड में, तो समझ सकते हैं वो दौड़ रहा होगा काफी तेजी से। ठीक है, तो काफी तेजी से दौड़ रहा है, वो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ रहा है। तो अब जब अगर वो अपने प्रतिबिंब देखेगा तो प्रतिबिंब में भी तो वो दौड़ता हुआ ही दिखेगा, सामने उसका शीशा रखा हुआ है। तो जैसे ये इस तरफ से ऐसा दौड़ता हुआ जा रहा है तो प्रतिबिंब उसके और ही पास आ रहा है। क्यों पास आ रहा है? प्रतिबिंब क्यों पास आ रहा है? क्योंकि जब ये ऐसा दौड़ रहा है, जैसा कि आपका क्या हो गया, ये आपका मिरर हो गया, तो मिरर में क्या होता है कि जैसे जैसे आप, जैसे कि लड़का यहाँ पर था, ठीक है, लड़का जब यहाँ पर था तो वो वस्तु मतलब कि दर्पण से दूरी पर था, तो दर्पण से दूरी पर था तो जो प्रतिबिंब है वो भी दूरी पर रहेगा। ये जब पास आता जा रहा है तो ये भी पास आता जाएगा। आप इस चीज को करके देख सकते हैं, जैसे मिरर होगा आपके पास में शीशा, तो आप उसमें अपनी उंगली लीजिए, ऐसा करिए तो आपको दिखेगा दूर है, जैसा आप ऐसा करके ऐसा पास लाएंगे वो भी पास आती जाएगी, और जब ऐसा टच कराएंगे तो वो भी टच हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि ये टच है एकदम उसके सामने। ठीक, जस्ट वही चीज। तो यहाँ पर जैसे जैसे ये पास आता जा रहा है ये भी पास आता जा रहा है। तो अब आप बताइए कि कोई चीज इधर से भी दौड़ रही है, कोई चीज इधर से भी दौड़ रही है, तो उसकी ये देखना है कि कितनी रफ्तार से दोनों पास में आ रहे हैं। तो इसकी 5 रफ्तार, इसकी भी 5 ही होगी, ठीक है, क्योंकि वो सेम मूवमेंट करेगा। जब इसकी 5 है उसकी भी 5 होगी, तो यहाँ पर इनके पास में आने की दर जो होगी, यानी कि प्रतिबिंब के ओर आने की जो वेग होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ठीक है, वेग होगा, वो क्या होगा, वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, हाँ वही जो वो वेग बढ़ रहा होगा, उसके ओर बढ़ रहा है, वो वेग क्या होगा, तो वह वेग क्या होगा, वह वेग होगा 5 इधर से आ रहा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो प्रतिबिंब है, ठीक है, इस बालक का, इस बच्चे का, ठीक है, जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, भागड़ बिल्ला हो सकता है ना, तो ये भी 5 की रफ्तार से इधर आ रहा है, वो भी आ रहा है, तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और 5 + 5 इक्वल कितना होता है, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से दोनों पास में आ रहे होंगे। चलिए, क्लियर है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा क्वेश्चन दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बिना मिटाए है। कैसा क्वेश्चन है, आपसे इसी के बीच में क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए कि ये शीशे की तरफ नहीं दौड़ रहा, जैसे इधर शीशा ऐसा शीशे की तरफ दौड़ रहा, तो ये उसके पास में जा रहा है। मान लीजिए कि ये जो है अब इस तरीके से घूमता है और शीशे से जो है दूर भाग रहा है। क्या हो रहा है, शीशे से दूर भाग रहा है, शीशा इधर है, ऐसा दूर भाग रहा है। जब ये दूर भाग रहा है तो उसकी परछाई भी तो ऐसा पीछे भाग रही होगी खूब तेजी से, ठीक है, उतनी ही तेजी से भाग रही होगी। तो अगर मान लीजिए कि अब ये चीज जो है इधर की तरफ भाग रहा है और ये चीज भी इधर की तरफ भागी जा रही होगी, ठीक है, दूर होती जा रही होगी, तो अब अगर हम देखेंगे कि इनके बीच का जो दूर होने का जो दर है, ठीक है, अभी तो पास होने का देख रहे थे, ठीक है, दूर होने का जो दर है वो कितना होगा। अब मामला फंस गया।
तो क्या इन दोनों को घटा देंगे, 0 हो जाएगा? नहीं होगा। अब भी ये जो है उसी रफ्तार से दूर हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, 5 और ये 5, तो ये हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड फिर से। ठीक है, तो चाहे पास आ रहे हो चाहे दूर जा रहे हो, जब आप उनका दोनों का साथ में निकालेंगे कि उनके रिस्पेक्ट में कितना तेजी से आ रहा है, तो वो हमेशा दर्पण के साथ में जुड़ेगा। बाकी चीज़ों में तो घटता है जुड़ता है अलग है। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, हमने आपको बताया था वर्क वाले में। ठीक है, टाइम एंड कौन सा चैप्टर था, टाइम वाला है ना, तो वर्क एंड टाइम वाला चैप्टर, और उसके पहले एक चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था चाल समय दूरी वाले में, तो उसमें हमने देखा था कि जब दो आदमी, जैसे कि दो साइकिल चलाने वाले या बाइक चलाने वाले हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनका जो वेग है वो जुड़ जाता है और हमको ऐसा झाई से करके हवा गाड़ी जो है सुनाई देती है। क्योंकि अगर आप 40 की रफ्तार में, वो 20 के भी रफ्तार में है, तो 40 + 20 60 आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि हम कह रहे हैं 80 के रफ्तार में है दोनों लोग, ठीक है, ऐसा इतना खतरा नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप मान लीजिए कि 80 के रफ्तार में दोनों लोग हैं, तो आपको रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, मतलब ये अगर आप इनको देखेंगे और ये इनको देखेंगे, तो उनको लगभग वो उतना चाल से नहीं दिखेंगे, वो देखेंगे हमारे साथ में ही तो है वो। ठीक है, तो यही चीज़ जो है दर्पण के साथ में नहीं होती है। ठीक है, बाकी चीज़ों में ये होती है, लेकिन दर्पण के साथ में क्या है कि अगर पास आ रहे हैं तो वो जुड़ेगा, दूर जा रहे हैं तो वो जुड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। हटाएं इसको, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अब इसमें से और भी अपने क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि हमने एक क्वेश्चन करा दिया तो आपने क्वेश्चन नहीं करना है। आपको जैसा कि हमने 5 लिख करके किया, तो आपको आ रहा है, फिर भी आप क्या कर लीजिए, एक बार 10 लिख करके कर लीजिए, एक बार 15 लिख करके कर लीजिए। आप 2-3 बार उस तरीके से क्वेश्चन बना करके खुद से कर लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई वस्तु समतल दर्पण से, ध्यान से इसको देखिएगा, कोई वस्तु समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, दूर है, यदि दर्पण, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, यदि दर्पण को 10 सेंटीमीटर पीछे कर दिया जाए तो प्रतिबिंब कितना पीछे हो जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से सब लोग दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो हमारा एकदम समतल दर्पण का है, तो इसमें हमारा कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, इसमें तो सारे क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ भी आ जाएगा कर लेंगे। तो अगर आप उन चीज़ों को सीखे नहीं हैं, जाने नहीं हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अब समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर आप लोग कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान लगा करके। 50 सेंटीमीटर, क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक दर्पण है, ठीक है, इस तरीके से एक दर्पण है, दर्पण हम बना दे रहे हैं, वस्तु नहीं है ये, दर्पण है। ठीक है, ये आपका एक दर्पण है। ठीक, तो ये दर्पण है और कह रहा है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी, और वस्तु इधर तो रहेगी नहीं क्योंकि दर्पण का प्लेन वाला एरिया इधर है और इधर वाला वो कालिक लगेगी। तो यहां से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु जो है वो रखी गई है। ठीक है, यदि दर्पण को 10 सेंटीमीटर पीछे कर दिया जाए, वस्तु को और सारी चीजों को कुछ मत किया जाए, दर्पण को ऐसा पीछे कर दिया जाए, लेकिन उससे पहले रुकिए थोड़ा सा। इसके पहले इसका जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा होगा? इसके पहले इसका प्रतिबिंब बन रहा होगा इसके 30 सेंटीमीटर पीछे, यानी कि यहाँ पर बन रहा होगा, इस पॉइंट पर बन रहा होगा।
बनना होगा कि नहीं बनना होगा? बिल्कुल बनना होगा। ठीक, 30 सेंटीमीटर पीछे बनना होगा। अब आते हैं यहाँ पर कि अब हम दर्पण को कितना करेंगे, 10 सेंटीमीटर पीछे करेंगे। तो दर्पण यहाँ पर था 10 सेंटीमीटर, हम इसको पीछे कर रहे हैं और दर्पण को हम अब यहाँ पर ला रहे हैं। ठीक, तो ये हम दर्पण फिर से बना दिए। अब दर्पण यहाँ आ गया, ठीक है, दर्पण जो है यहाँ पर आ गया है। तो अब जब दर्पण यहाँ पर आ गया, ये कितनी दूरी है आपको पता है, ये है आपका 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, कितना है ये? 10 सेंटीमीटर का है। अब अगर आप देखेंगे तो ये दर्पण है, वस्तु यहीं पर है, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई टोटल? ये यहां से यहां अगर आप देखेंगे टोटल, यहां से यहां अगर आप देखेंगे टोटल, तो ये कितना डिस्टेंस हो गई टोटल आपकी? ये 40 हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, कितना हो गई ये? 10 सेंटीमीटर ही पीछे करता है ना? हाँ, 10 सेंटीमीटर पीछे करता है। तो 10 सेंटीमीटर जब ये पीछे करता है इसको, तो अब यहां से इसकी जो दूरी थी, यानी कि इनिशियल पॉइंट जो था इसका जो है आपके दर्पण का, वो कितना था? हाँ, 10 सेंटीमीटर। ये क्लियर कर रहे थे कि 10 ही है कि कुछ और है ना? तो अब यहां से लेकर यहां तक ये कितना हो गया टोटल आपका? ये 40 बन गया होगा। ठीक है, कितना बन गया होगा? 40 सेंटीमीटर आ गया होगा दर्पण और इसके बीच की दूरी। ठीक, तो अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, है ना? यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि अब इसका दर्पण दोबारा, यानी कि जो वस्तु है, अब इसका दोबारा जो है कहां पर बन रहा होगा? दोबारा इसका जो प्रतिबिंब बन रहा होगा वो 40 सेंटीमीटर दूर यहां पर बनना होगा। ये नया वाला है, ठीक है, ये आपका 40 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। ठीक, अब आपसे पूछा क्या है? पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा ये गया है कि जो प्रतिबिंब होगा वो कितना पीछे हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो प्रतिबिंब जहां पर पहले था और प्रतिबिंब जहां पर बाद में हुआ, उनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो प्रतिबिंब पहले यहां पर था और बाद में यहां पर हो गया, तो यहां से यहां तक की बीच की जो डिस्टेंस होगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, लेकिन ये कैसे निकलेगा? तो अब देखिए, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? हमको क्या पता है? ये पता है टोटल कि यहां से लेकर यहां तक का कितना है? 40 है, ये हमको पता है ना, 40। ठीक है, और ये कितना है हमारे पास में? ये आपको पता है, ये 20 है। कैसे पता होगा? कैसे पता हुआ भाई? ये 20, ये टोटल 30 है, तो ये 10 है, तो ये 20 आएगा ना? तो ये 20, तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल 20 हो जाएगा। तो जब ये 20, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ये जो आपका पहले प्रतिबिंब बन रहा था और जो बाद में बन रहा है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इसको कई मेथड से आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कैसे करें, बस आपको कॉन्सेप्ट अपना नहीं भूलना है। बस ये ध्यान रखना है कि कितना पीछे जाएगा, कितना आगे आएगा, कितना कैसे जुड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमने पीछे किया, इसको करके कर दिया। ठीक है, क्लियर? इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, इसमें मेनली आपको यही ध्यान रखना है कि दर्पण से जितना दूरी होती है, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब इस तरीके का क्वेश्चन जो है फिर से अपने से बना करके करिए। ठीक, जब से हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं तब से आप उसको कर लीजिए। यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण, अब ये हमने आपको बताया है शुरू में ही, अब इसका जवाब तो तुरंत आना चाहिए। परावर्तित किरण घूमेगी। ठीक है, घूमेगी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। ठीक है, ये आपको बताना है। 40 नहीं, 15 है। ठीक है, ये आपको बताना है। वेरी सिंपल, कैसे करेंगे भाई? 10 डिग्री इसको घुमा रहे हैं, देखिए यहाँ पर कहा गया, यदि समतल दर्पण को थीटा घुमाते हैं तो परावर्तित किरण कितना घूमता है? 2 थीटा। 20 नहीं लिखा है, वो 2 थीटा है। ठीक है, तो इसको 10 घुमा रहा है तो ये 2 थीटा यानी कि उसका 2 गुना, यानी कि 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमसे ही क्वेश्चन ले लीजिए, आप लोग नहीं बनाएंगे तो। अगर इसको 60 घुमा रहे हैं
ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा, इसको आप हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस के दो तरीके किस पे क्वेश्चन बनते हैं। कभी आपको एंगल देगा और आपसे पूछेगा कि कितने इसमें जो है प्रतिबिंब बन रहे हैं, कभी प्रतिबिंब ही दे देगा और कहेगा कि एंगल क्या बन रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी भी हम लोग बात करते हैं। एक क्वेश्चन है ऐसे ही रैंडम कि दो दर्पण है, ठीक है, दो दर्पण इस तरीके से हैं और इनके बीच का जो एंगल है, ठीक, इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 72 डिग्री बन रहा है। तो इनके बीच अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो उनमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, तो इसको निकालते हैं और इसके पीछे कुछ रूल्स हैं उसको भी हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए कितना है, 72 है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे 360 और बटे 72 माइनस 1। ये अगर हम करते हैं तो हमको किसकी वैल्यू मिलती है, n की, और n इधर रखिए, n की वैल्यू मिलती है। तो n ही हमारा क्या होता है, प्रतिबिंबों की संख्या होती है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से करेंगे 36 दूना 72, तो 36 एकम यानी कि 10 हो जाएगा, 36 दूना 72। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपको 5 माइनस 1 यानी कि 4 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 4 बनेंगे अगर आप 72 के एंगल पे रखते हैं तब। ठीक, चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 100 के एंगल पे रख दिया। किसके एंगल पे रख दिया, अब यहाँ पर हम डायग्राम नहीं बना रहे, बस बता रहे हैं कि हमने यहाँ पर 100 के एंगल पे रख दिया। ठीक है, 100 के एंगल पे रख दिया, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमने लगाया 360 बटे 100 किया, माइनस 1 किया। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, देखा हमारे पास कितना आ रहा था, 3.6 माइनस 1 इक्वल में 2.6 आ रहा था। अब 2.6 कैसे डायग्राम बन सकता है, ठीक है, तो जब भी इस तरीके से वैल्यू आए, जब भी इस तरीके से वैल्यूज आए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसके आगे की जो पूर्णांक संख्या होती है, जैसे कि 2.6 आ रहा है ना, तो इसके आगे की पूर्णांक संख्या क्या होती है, पढ़ा है ना हमने। पूर्णांक संख्या सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैथ के पहले लेक्चर में नंबर सिस्टम में पढ़ा था। पूर्णांक संख्या कैसी होती है, जो पूरी होती हैं, जिनमें कटा हुआ भाग नहीं होता है, जैसे कि पॉइंट्स में नहीं होगा। तो इसके आगे की पूर्णांक संख्या होगी आपकी 3। ठीक है, इसके आगे की जो पूर्णांक संख्या होगी वो क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, 3 के बाद 4, 5 ये सब पूर्णांक संख्या होती हैं। ठीक है, ये सब भिन्नात्मक संख्या होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है आपका, ये पूर्णांक संख्या 3। तो 3 डायग्राम यहाँ पर, मतलब प्रतिबिंब, सॉरी 3 प्रतिबिंब जो है बनेंगे यहाँ पर। डायग्राम उसको नहीं बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। प्रतिबिंब को हिंदी में इंग्लिश में इमेज बोलते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो हम लोग फोटोज वगैरह खींचते हैं उसको इमेज कहते हैं, क्योंकि वो प्रतिबिंब होता है। ठीक है, आप थोड़ी ना खुद होते हैं, वो आपका प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पर जो है 3 बनेगा। क्लियर है, तो अगर मान लीजिए कि सीधे सीधे वैल्यू आ रही, जैसे कि अभी हम लोगों ने 72 रखा था, तो जब हमने 72 रखा तो वैल्यू 4 आ रही थी, तो उसको हम कंसीडर कर लेंगे। लेकिन अगर हमने ऐसी कोई वैल्यूज रखी, ऐसा कोई एंगल रखा जिसमें हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो उसके आगे का जो पूर्णांक संख्या होगी उसको हम ले लेंगे। जैसे कि 2.6 के बाद क्या आ सकता है, उसको कंप्लीट करना है तो 3 आएगा। ठीक है, तो 3 हम ले लेंगे। ठीक, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब आपसे इसका एक उल्टा क्वेश्चन, ठीक है, एक उल्टा क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन भाई, 9 प्रतिबिंब। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो 9 है, प्रतिबिंबों की संख्या 9 बन रही है। तो आपको ये बताना है कि दर्पण का जो एंगल होगा वो कितना होगा। यानी कि अब की बारी आपको थीटा ना दे करके n की वैल्यू दे दी गई है कि 9 प्रतिबिंब बन रहे हैं, बताओ कितने पे एंगल होगा, है ना। तो आपको क्या पता है, फॉर्मूला पता है इसका कि n इक्वल होता है 360 बटे थीटा माइनस 1। ठीक, तो अब आपको इसमें से 2 वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल ये है, 2, तो इसमें से 2 ही काम कर सकता है। कभी आपको n देगा, कभी आपको थीटा देगा। तो n देगा तो थीटा निकल जाएगा, थीटा देखो तो n निकल जाएगा। तो यहाँ से 9 दिया गया है और ये हमारे पास में है 360 और ये थीटा -1। -1 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा +1। तो 9 + 1 कितना होता है, 10 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस में इंटरचेंज कर लेंगे, तो थीटा को इधर ला लेंगे। ठीक है, 10 को इधर भेज देंगे तो 10 से ये 0 0 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा टोटल 36 डिग्री। ठीक है 36 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हमारे दोनों दर्पण हैं वो कितने एंगल पे रखे हुए हैं, वो दोनों के दोनों दर्पण रखे हैं तो 36 एंगल पे। ठीक है, 36 डिग्री के एंगल पे वो लोग रखे हुए हैं। क्लियर है।
चलिए एक क्वेश्चन आप हमारे तरफ से बताइएगा कि अगर बनने वालों की संख्या 5 है, ठीक है, बनने वालों की संख्या 5 है, तो कितने एंगल पे आपके दर्पण रखे गए हैं, सबका आंसर हम चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। तो सभी के सभी बताइएगा। और जो ये दोनों चैप्टर हैं, एक मैथ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो भी चलता रहेगा साथ में, और साथ ही साथ आपका ये जो लाइट है ये भी चलता रहेगा। तो दोनों चैप्टर साथ में चलेंगे, ठीक है। पहले ऐसा होता था एक चैप्टर क्लियर होता था तो चलता था, लेकिन यहाँ पर दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे, क्योंकि दोनों चैप्टर जरूरी हैं। इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि लाइट के और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों चैप्टर लेकर के चलेंगे ताकि इस महीने तक पूरा खत्म हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।